तो आज हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न चौथा इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के एक मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब कोई छात्रावास है तो उसका जो मंथली फीस है वो फिक्स है, ठीक है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। शेष इस बात पर डिपेंड करेगा कि और छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। मान के चलो कि मासिक खर्च ये है, नियत खर्च का अर्थ ये हुआ कि आप छात्रावास में खाना खाएं अथवा बिल्कुल ना खाएं, उतना आपको चार्ज लगना ही है। मान के चलो कि हमने मान लिया कि कहीं पर निर्धारित है एग्जाम्पल के तौर पे कि 100 रुपये तो महीने पे आपको लगना ही है छात्रावास में, आप वहां खाना खाएं अथवा बिल्कुल ना खाएं। तो ये हो गया क्या, एक नियत किराया। ये 100 रुपये हमने केवल एक उदाहरण भर के लिए लिए, ठीक है। तो ये नियत हो गया कि ये तो फिक्स है, इतना तो लगना ही है। और शेष इस बात पे निर्भर करता है कि किसी छात्र ने कितना खाना खाया। अब मान के चलो एक दिन खाना खाया, अब दिन खाना खाने का जो खर्च है वो अलग है। मान के चलो एक दिन का 10 रुपया है, ठीक है, तो 2 दिन के 20 रुपये हो गए, ठीक है। तो मान के चलो फिर 2 दिन में के हिसाब से फिर क्या होगा कि 100 रुपया तो ये लगेगा ही, और 2 बार आपने खाना खा लिया, तो वो 2 बार के खाने का वो जो नियत है ये सब जुड़ जाएगा। तो इसमें 2 चीजें हो गई इस प्रश्न में। अभी पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, केवल इतने से 2 चीजें हमारे सामने आ गई। माना मासिक नियत किराया X रुपये है, जो फिक्स है उसको हमने क्या मान लिया, X। अब शेष इस बात पर निर्भर करता है कि उस छात्र ने कितने दिन भोजन किया। तो जो अतिरिक्त किराया है तथा अतिरिक्त किराया 22 रुपये है। तो यहां 2 चीजें हमारे साथ हो गई, एक तो नियत किराया जिसको हमने X मान लिया, दूसरी चीज अतिरिक्त किराया जिसको हमने Y मान लिया। अब इसके लिए प्रथम शर्त के लिए हम सवाल में देखेंगे कि प्रथम शर्त कौन सी है। जिस तरीके से सवाल कह रहा है उसी के अनुसार हमें समीकरण को व्यवस्थित करना होता है। तो सवाल में ये है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी है, उसने 20 दिन भोजन किया है, 20 दिन भोजन किया तो उसको टोटल कितने रुपए लगे, 1000 रुपये। तो अब देखिए जो नियत किराया है ये तो बिल्कुल फिक्स है, ये तो रहेगा। अब अतिरिक्त किराया क्या है, प्रतिदिन के हिसाब से है, जितने दिन भोजन किया। तो अब उस विद्यार्थी ने 20 दिन भोजन किया है तो उसको 20 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा। यदि 10 दिन भोजन किया होता तो 10 दिन का अतिरिक्त किराया लगता। तो 20 दिन अतिरिक्त भोजन किया है तो 20 दिन का क्या हो गया, अतिरिक्त एक दिन का किराया है 22 रुपये, तो फिर 20 दिन का क्या हो गया, 20/22 हो गया। तो अब इन दोनों को मिलाकर, नियत किराए को मिलाकर, अतिरिक्त दिनों को मिलाकर उसको 1000 रुपये चुकाने पड़ते हैं। तो ये बराबर में कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। अब द्वितीय शर्त ये है, द्वितीय शर्त के लिए हम फिर सवाल पढ़ते हैं आगे। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। एक दूसरा विद्यार्थी है वो 26 दिन भोजन करता है, ठीक है, तो उसको भी ये नियत किराया तो लगेगा, X तो लगेगा। अब उसने 26 दिन भोजन किया है तो उसको 26 दिन के अतिरिक्त रुपये कितने लगेंगे, 26/22, और ये नियत जो है ये लगेगा ही। तो वो टोटल रुपये चुकाता है 1180 रुपये। तो ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। वैसे ये सवाल कुछ ज्यादा कठिन नहीं है क्योंकि हमें समीकरण 1 और 2 बनाने के लिए
कोई ज्यादा किसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा, डायरेक्ट हमारे समीकरण 1 और 2 बन चुके हैं। अब यहाँ से आगे आपको स्वयं पता है कि इस तरीके से इस समीकरण को हम किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको प्रतिस्थापन विधि से, या जो भी मेथड हमें अच्छी लगे कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल को यदि हम विलोपन विधि से करेंगे तो ये ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि देखो यहाँ x और x दोनों बराबर हैं। यहाँ हम y को बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सवालों में हम y को बराबर करते थे, ठीक है। जैसे इसी सवाल में यदि हम y को बराबर करें तो 26 का इस पूरे समीकरण में गुणा, 20 का इस पूरे समीकरण में गुणा, तो ऐसे में संख्याएं बहुत बड़ी आ जाएंगी। इसलिए y को हम रहने दें, उसका मान बाद में देखेंगे। अभी हम क्या करें, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण 1 में से 2 को घटाया है। घटाया ही क्यों है, जोड़ा क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं किया कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि ये दोनों ही प्रक्रियाएं चलती हैं। कुछ समीकरण ऐसे भी किए होंगे जहां हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है, तो वो डिपेंड करता है इन बराबर संख्याओं पे। क्योंकि जो संख्या ये बराबर हैं, जैसे यहाँ x और x बराबर हैं, इनको हम हटाना चाहते हैं, और इस स्थिति में हम हटा नहीं सकते क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं, ये जुड़ेंगी 2x हो जाएंगे। लेकिन हम हटाना चाहते हैं इनको, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, और जब घटाने की प्रक्रिया होगी तो नीचे के समीकरण के चिन्ह पलट दिए जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, दूसरा इक्वेशन है x प्लस 26y इक्वल टू 1180 जी। अब यहाँ क्योंकि हम समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो घटाने की प्रक्रिया में नीचे के समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। ये आपने मिडिल स्कूल से पढ़ा है। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। इस प्लस का भी क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, तो इसका भी चिन्ह पलट के क्या हो गया, माइनस। अब ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है, ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो गई। अब यहाँ देखें, ये संख्या जो 20 है, ये क्या है, प्लस की संख्या है। लेकिन 26 कैसा है, 26 माइनस का है। अब ये चिन्ह नहीं माना जाएगा, इसका प्लस नहीं माना जाएगा। अब इसका चिन्ह जो हमने पलट के रखा है माइनस, इस माइनस को ही माना जाएगा। तो प्लस माइनस में संख्या माइनस हो जाएगी, और 26 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही सदैव घटाते हैं। तो 26 में से 20 को क्या करेंगे, माइनस, तो 6 बचेंगे, 6 22। अब यहाँ चिन्ह कौन सा रखा जाए, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 26 बड़ी संख्या है, तो उसी का चिन्ह इसके साथ रखा जाएगा। यहाँ पर हमें 1180 में से 1000 को माइनस करना है। 1180 बड़ी संख्या है, उसी में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 1180 में से यदि हम 1000 माइनस करें तो यहाँ माइनस 180 आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 1180 बड़ी संख्या है, उसी का चिन्ह इसके साथ रहेगा। तो इसको जब हम आगे करेंगे, दोनों तरफ माइनस है, तो जब बराबर के दोनों तरफ माइनस होते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। तो 180 बटे 6 30, तो y बराबर 30 रुपए, और ये पहला मान प्राप्त हुआ, y बराबर 30 रुपए। अब इसके बाद हम y का मान, जो y बराबर 30 रुपये आया, इसका अर्थ क्या है y बराबर 30 रुपये का। यहाँ देखिए,
हमने अतिरिक्त किराए को y माना था, अब y आ गया 30 रुपया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें हर दिन का अतिरिक्त 30 रुपया लगेगा। यदि हमने एक दिन खाना खाया तो 30 रुपये, 2 दिन खाना खाया तो फिर 60 रुपये, 3 दिन खाना खाया तो फिर 90 रुपये। और ये एक्स जो है फिक्स है, ये अभी हमारे सवाल में हमने नहीं निकाल पाया अभी हम कि ये कितना है, लेकिन इसको हम बाद में निकालेंगे। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे तो उससे हमें x का मान प्राप्त होगा। अभी हमें अतिरिक्त किराया मालूम चल गया कि जो अतिरिक्त किराया है प्रतिदिन का वो 30 रुपया है। तो इतना हो गया। अब y का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। तो अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था? x + 20y = 1000। ये था समीकरण 1। अब देखिए y का मान हम समीकरण 1 में इसमें रखेंगे। y कहाँ है? ये है। तो y बराबर कितना आया? 30 आया। तो इस 30 को रखेंगे हम y के स्थान पर। x + 20 गुणित 30 करेंगे, गुणा का चिन्ह बीच में लगाएंगे। इन संख्याओं को हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 20 हमने ये लिख दिया और y का मान 30 ये रख दिया, 2030 हो गया। इस तरीके से नहीं लिखा जाता। कोई और संख्या यदि जब हम मान रखते हैं तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाया जाता है। एक 1000, तो ये 600, तो x बराबर आ गया 400 रुपया। तो देखिए जो मासिक किराया था, नियत किराया था हॉस्टल का, वो 400 रुपया है। ये 400 रुपया तो लगना ही है हर हाल में। यदि आप हॉस्टल में एडमिट हुए हैं तो आप वहां खाना खाएं या बिल्कुल ना खाएं उससे मतलब नहीं है, 400 रुपया तो लगना ही है। अब अगर आप खाना खाते हैं तो हर दिन का आपको 30 रुपया लगेगा। एक दिन खाना खाया तो आपको 430 रुपये लग जाएंगे, क्योंकि ये 400 तो फिक्स है। 2 दिन खाना खाया तो 460 रुपये लग जाएंगे। 3 दिन खाया तो 490 रुपये लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे आंसर हुए नियत किराया, x बराबर 400 रुपये और अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का 30 रुपये। अतिरिक्त किराया 30 रुपये। तो यदि लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न 5वें का जो दूसरा क्वेश्चन है यह भिन्न के रूप में दिया गया है। तो देखिए जब सवाल में भिन्न हो या परिमेय संख्या हो तो उसमें x और y अंश और हर में से किसी एक को हम x मान लेते और किसी दूसरे को हम y मान लेते। तो यहां हम अंश को x मान लेते हैं। माना अंश x है तथा हर y है, हर को y मान लिया, तो भिन्न क्या हो जाएगी?
भिन्न x अपॉन y हो जाएगी। यदि अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या होगी, x अपॉन y। अब देखिए सवाल में दिया गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। प्रथम शर्त ये है कि यदि अंश में से एक घटा दें, घटाने के लिए क्या करेंगे, -x-1। y हर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सवाल में कुछ भी नहीं लिखा कि हर के साथ हम कोई संख्या जोड़ दें या घटा दें, कुछ भी नहीं दिया। तो यह संख्या कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है, ऐसा सवाल में कहा गया है। अब देखिए हमें समीकरण 1 बनाना है, तो इसी से हम समीकरण 1 बनाएंगे। अब यहाँ जो 1/3 संख्या है, 3 को हम इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, x-1। गुणा क्यों हुआ, भाग की संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो उसका गुणा हो जाता है, और गुणा वाली संख्या यदि बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो उसका भाग हो जाता है। यहाँ ये संख्या बटे में है, भाग में है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। और y जब इस तरफ जाएगा तो उसका 1 में गुणा हो जाएगा। तो y का जब 1 में गुणा होगा तो 1 वृत्त y, ये हो गया। अब यहाँ हम 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x, 3 का x में गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया y में तो -3, और यहाँ y का गुणा 1 में किया तो y आया। अब 3x, y को हम इस तरफ करेंगे। जो समीकरण हम बनाते हैं उसमें एक संख्या, सबसे पहली संख्या हमें x की चाहिए, दूसरी संख्या हमें y की चाहिए, तीसरी संख्या बिना x y वाली चाहिए, जिसको हम अचर संख्या बोलते हैं। तो y को हम इस तरफ लाएंगे, ये माइनस का है, माइनस का हो जाएगा, और -3 इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हुआ समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त क्या है, इसके लिए फिर से हम सवाल पढ़ेंगे। द्वितीय शर्त के लिए सवाल में कहा गया है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न क्या है, ये है, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 8 जोड़ना है। अब की बात देखिए, यहाँ पर प्रथम शर्त में ये कहा गया था कि अंश में से एक घटाया जाए, तो हमने -1 किया था। यहाँ कहा गया है कि हर में 8 जोड़े जाएं, तो +8 किए हर में। तो वह संख्या या परिमेय संख्या या भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4। अब यहाँ से वही प्रक्रिया जो हमने यहाँ किया था, 4 का इस तरफ गुणा होगा, ये 4x हो जाएगा। y + 8 का जब 1 में गुणा होगा तो ये संख्या ज्यों की त्यों रहेगी, 4x, y को इस तरफ लाएंगे तो -y = 8, और ये हुआ समीकरण 2। तो अब देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसको यदि हम विलोपन विधि से हल करें तो पिछले क्वेश्चन में हमने x को पहले हटा दिया था, लेकिन इस समीकरण में देखिए y और y बराबर हैं, तो पहले हम y को हटा लेते हैं। जो हमारे लिए सुविधाजनक होता है उसको हम हटा देते हैं। अब पहले y को हटाना सुविधाजनक होगा क्योंकि इसमें हमें गुणा नहीं करने पड़ेंगे, पहले से ही y और y बराबर है। गुणा करने की स्थिति कब बनती, जब ये संख्याएं भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो फिर वैसे में हमें गुणा करना पड़ता। हम यहाँ के y का जो गुणांक होता उसका समीकरण 1 में गुणा कर देते, और यहाँ जो संख्या होती उसका समीकरण 2 में गुणा कर देते। लेकिन यहाँ हमें पहले से ही बराबर प्राप्त हुए हैं y, हमें किसी का किसी में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे।
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, या वैसा भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, एक ही बात है। अब फिर वही बात कि हम घटा क्यों रहे हैं, आखिर हम यहाँ जोड़ क्यों नहीं रहे हैं समीकरण 1 में 2, क्योंकि इनके चिन्ह एक जैसे हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो ये 2y हो जाएंगे, ठीक है। फिर कोई भी x और y में से एक का कैंसिल होना जरूरी है, तो y को कैंसिल करने के लिए हम इनको हटाएंगे, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब समीकरण 2 चूंकि हम घटा रहे हैं इसलिए दूसरे समीकरण के चिन्ह बदलेंगे। यदि जोड़ना होता तो जोड़ना में चिन्ह नहीं पलटे जाती। ये नीचे के समीकरण के जो चिन्ह पलटते हैं वो केवल घटाने की स्थिति में ही पलटे जाते हैं, जोड़ना की स्थिति में नहीं। तो अब देखिए 4x प्लस के हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। कोई चिन्ह नहीं है मतलब वो प्लस है। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ ये माइनस का है और ये प्लस का हो गया, इस चिन्ह का कोई अब औचित्य नहीं है। y और y हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ ये प्लस का है और ये संख्या माइनस की है, और हम जानते हैं कि अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं घटाई जाती हैं, समान चिन्हों वाली संख्याएं जोड़ी जाती हैं। हम हजारों बार हर बार इस चीज को रिपीट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके बावजूद भी बिल्कुल याद नहीं रहता कि कब संख्याएं जोड़ी जाती हैं और कब संख्याएं घटाई जाती हैं। क्योंकि जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है बार बार यही चीज हम दोहराए जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ 4 में से 3x घटाएंगे तो केवल 1x बचेगा, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का माइनस। अब यहाँ भी प्लस माइनस की संख्या है, 3 प्लस के हैं 8 माइनस के हैं, तो हम घटा देंगे। 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, x बराबर 5 प्राप्त हुआ। तो एक मान हमें प्राप्त हो गया। भिन्न में जो हमने अंश x माना था वो अंश हमें प्राप्त हुआ कितना, 5। अब क्या रह गया, हर रह गया। हर को क्या माना था, y माना था। अब y बराबर कितना आएगा, जब हम x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, 1 में रखोगे तब भी वही आंसर आएगा, समीकरण 2 में मान रखोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो हम समीकरण 1 में मान रख देंगे तो समीकरण से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहां समीकरण 1 में मान रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए x बराबर कितना है, 5 है, और ये समीकरण 1 है। यहाँ हम मान रखेंगे तो 3 तो पहले से है, x के स्थान पे क्या रखें, लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो ये 5 हुआ, माइनस बाई इक्वल टू 3। अब 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 बराबर 3, तो ऋण बाई 3। अब 15 को जब हम पक्षांतरित करेंगे उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ऋण बाई 15 में से 3 गए तो कितनी, 12 बचे, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो ये तो देखिए दोनों मान हमें प्राप्त हो चुके, x बराबर 5 और y बराबर 12। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न थी x अपॉन y, तो अंश ऊपर रहेगा, हर नीचे रहेगा, तो 5/12 भिन्न प्राप्त हो जाएगी।
क्वेश्चन है इसका, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो यहाँ दो स्थितियां हैं। जैसे कहीं पर किसी से कोई प्रश्न किए जाएं, अगर वह सही उत्तर देता है तो उस पर तो नंबर मिलते ही हैं, लेकिन अगर गलत उत्तर देता है तो उस पर कुछ अंक कटते हैं, जिसको हम माइनस मार्किंग बोलते हैं। तो कुछ इसी तरीके की चीज है कि सही उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक मिलते हैं। यदि यश सही जवाब 3 प्रश्नों के सही जवाब देता है, या प्रत्येक सही उत्तर पर, 3 पर नहीं सॉरी, एक प्रश्न का यदि सही उत्तर देता है तो उसको 3 अंक मिलते हैं। लेकिन यदि उसका एक उत्तर गलत हो जाता है तो उस पर उसका 1 अंक कट जाता है। ऐसा है क्वेश्चन। माना यश ने सही उत्तर दिए बराबर x तथा गलत उत्तर दिए बराबर y, ये हमने मान लिया। यश ने जितने सही उत्तर दिए उनकी संख्या x है और यश ने जितने गलत उत्तर दिए उनकी संख्या y है। अब आगे दिया गया है सवाल में, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटा गया। अब देखिए 3 अंक मिले हैं उसको सही उत्तर पर, तो प्रथम शर्त में क्या हो जाएगा? कुल अंक कितने हो गए उसके? 3x। लेकिन एक उत्तर उसका गलत भी हुआ है तो ये y माइनस होगा। अगर कोई प्रश्न गलत हुआ है तो वो माइनस मार्किंग वाली बात हो गई। तो जो सही उत्तर है उसमें से 1 कम हो जाएगा। मान के चलो उसने जो सही उत्तर दिए उस पे उसको 4 अंक मिले थे और एक प्रश्न का उत्तर गलत हो गया तो उसमें से 1 उसका माइनस हो जाएगा। अब उसको 3 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से 3x माइनस वाई बराबर कुल अंक कितने होते हैं उसके? 40। लास्ट में कितने अंक बचते हैं उसके पास? 40। तो ये हो गया समीकरण 1। इसी तरीके से अगली शर्त है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। अब ये प्रथम शर्त लिखा है। ये द्वितीय शर्त है। अब यदि वह 4 प्रश्नों के सही उत्तर देता है तो ये 4x हो गए, ये सही उत्तर थे x, और 2 प्रश्नों के गलत उत्तर हैं तो ये -2y हो गए क्योंकि उस पे अंक कटना है। तो टोटल अंक उसके कितने होते हैं? 50। तो ये हो गया समीकरण 2। लेकिन हम चाहें तो अभी इसको समीकरण 2 ना माने, क्योंकि देखो मान भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस समीकरण को थोड़ा और कम संख्याओं वाला हम कर सकते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 25 है। यदि पूरे समीकरण में हम 2 का भाग कर दें तो यहाँ से 2x, यहाँ से y और यहाँ से 25, तो इसको माने हम समीकरण 2। तो अब देखो यहां से ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ, ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो इसके आगे आपको क्या करना है, इसके लिए हम बता रहे, तुम लोग स्वयं करना घर पे, ठीक है? इसको करते रहना। केवल हम इतना बता रहे हैं कि क्या करोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओगे। समीकरण 1
को जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने के बाद तुम्हारे लिए x का मान प्राप्त होगा, तो उस x के मान को समीकरण 1 में रख देना, तो उससे तुम्हें दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के सवाल पहले अभी हमने किए हैं। ठीक है, तो वो बन जाएंगे।